अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, मामला ठीक नहीं। कोरोना पहली या दूसरी बार नहीं, तीसरी बार बहुत ही भयानक, बहुत ही तैयारी के साथ और बहुत ही भीषण हमला दुनिया पर कर चुका है और भारत में भी वो अपने डैने पसार रहा है। और इस बार का कोरोना, जिसका नाम ओमिक्रॉन है, ये पहले से कहीं अधिक संक्रामक है और इसके बारे में अभी तक दुनिया के किसी देश के पास कोई ठोस रिपोर्ट नहीं है कि ये कितना घातक और कितना नुकसानदायक है। और भारत में ये तेज़ी से फैल रहा है। हमें इसके बारे में बात करने की ज़रूरत है, इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत है और इसके बारे में बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज आप लोग फिर सोच रहे होंगे कि फिर से डरावनी बातें शुरू हो गई हैं। दरअसल ये डरावनी बातें नहीं हैं, ये आपको, आपकी ज़िंदगी को, आने वाली पीढ़ी को और मौजूदा पीढ़ी को बचाने के लिए ये डिबेट आयोजित की जा रही है। बहनों भाइयों, पूरे देश भर में और पूरी दुनिया भर में कोरोना की संक्रामक लहर एक बार भीषण चपेट में है। दुनिया के बड़े बड़े मुल्क धराशायी हैं। हो सकता है कि आप तक जानकारी पहुंच रही हो या हो सकता है कि आप तक वो सूचना ना आ रही हो, लेकिन दुनिया के तकरीबन 90 देश, एक दो नहीं 90 देश पिछले एक महीने के भीतर ओमिक्रॉन, जो कोरोना वायरस का नया संस्करण है, नया वेरिएंट है, उसकी चपेट में है। पूरा इंग्लैंड कोरोना की मार से त्रस्त है। इंग्लैंड की हालत पस्त हो चुकी है। प्रतिदिन वहां लगभग 1 लाख नए केस ओमिक्रॉन के अकेले आ रहे हैं। इंग्लैंड की हालत बहुत ही खराब है। वहां के सभी अस्पताल फुल हैं, सभी आईसीयू फुल हो चुके हैं और वहां इसका सोसाइटी में ये संक्रमण फैल चुका है और बहुत ही भयानक विस्तार ले रहा है। यूरोप के सभी देश, लगभग जितने भी यूरोप के प्रमुख देश हैं, फ्रांस से लेकर नीदरलैंड तक और इटली से लेकर नॉर्वे तक, यूरोप के हर कोने में ओमिक्रॉन की भयानक लहर है। जो देश पहले और दूसरी तीसरी लहर से बच गए थे, वो ओमिक्रॉन की चपेट में आ गए हैं। यूरोप में ये वक्त छुट्टियों का होता है, त्योहार का होता है, क्रिसमस का होता है, लेकिन पूरा ब्रिटेन और पूरा यूरोप में मातम छाया हुआ है। हालात बहुत ही खराब हैं और जो अमेरिका कोरोना की गिरफ्त से बाहर आ चुका था, वापस कोरोना का संक्रमण अमेरिका के भीतर फैल रहा है। न्यूयॉर्क सिटी में लगातार विस्फोटक तरीके से ओमिक्रॉन के नए मामले सामने आ रहे हैं। आप में से बहुत लोगों को याद होगा, जब 25 नवंबर को मैंने पहली डिबेट की थी, उस दिन साउथ अफ्रीका में महज 2 नए मामले ओमिक्रॉन के पाए गए थे और आज हम 22 दिसंबर के बीच खड़े हैं। महीना भी नहीं हुआ है और यह वायरस एक देश से चलते हुए 90 देशों तक पहुंच चुका है। 22 डेज 90 कंट्रीज। 17 दिसंबर को भारत में 100 केस थे और 21 दिसंबर को भारत में 200 से ज़्यादा केस, 230। वो भी तब जब ओमिक्रॉन की लेबोरेटरी भारत में सीमित हैं, 5 या 6। यानी आपका सैंपल कलेक्ट होगा, आप पॉजिटिव हैं, फिर आपका सैंपल जाएगा डिजिग्नेटेड लेबोरेटरी को, फिर रिपोर्ट आएगी। यानी आज की जो रिपोर्ट है ये 1 हफ्ते पुरानी होगी। तो कल्पना करिए कि ये हर 1.5 से 2-3 दिन के भीतर 2 गुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है। जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से कमजोर है, वो झूठ बोल रहे हैं। उनके पास कोई तथ्य नहीं है और दुनिया का कोई वैज्ञानिक इस बात को प्रमाणित नहीं कर सकता, कोई एक्सपर्ट प्रमाणित नहीं कर सकता कि डेल्टा वेरिएंट से कम खतरनाक है। मैं पूरी चुनौती के साथ कहता हूं, पूरे दावे के साथ कहता हूं, एक भी कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट दिखा दी जाए जिसमें डेल्टा और ओमिक्रॉन का कोई ऑथेंटिक कंपैरिजन किया गया हो। बहनों भाइयों, ये खतरनाक वायरस है। डेल्टा से कई गुना ज़्यादा ताकतवर और डेल्टा से कई गुना अधिक संक्रामक क्षमता रखने वाला है ये। इसका प्रसार बहुत भयानक है। आप संपर्क में नहीं भी आए हैं किसी को, ये एयरबॉर्न है। आपको याद होगा कि कोरोना की दूसरी लहर में अप्रैल, मई, जून में आपकी क्या हालत हुई थी।
ऑक्सीजन के लिए तड़पे थे। आपके शायद ही कोई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति होगा जिसके कोई एक जानने वाले की, जिसके दोस्त की या किसी उनके परिजन की या रिश्तेदार की या जानने वाले की मौत न हुई हो। लाशें बिछ गई थी और क्या इंतजामात थे, आप बेहतर वाकिफ हैं। अब यह वक्त आ गया है कि दुनिया के दूसरे मुल्कों से लगातार अलार्म बज रहे हैं। आपको चेतावनी दी जा रही है, आपको बताया जा रहा है कि यह वायरस आपके बीच उपस्थित है। ईश्वर न करे कि इतने मामले जो आज लंदन में, पूरे इंग्लैंड में और यूरोप में निकल रहे हैं, अगर दुर्भाग्य से हमारे आपके यहाँ निकले तो आपको अस्पतालों में तो क्या, आपको तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी नसीब नहीं हो। मुझे इस बात की बेहद फिक्र है क्योंकि मैं आने वाले वक्त के खतरे की आहट को महसूस कर रहा हूं और आपको भी इस खतरे को महसूस करना चाहिए। हमें बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है, अन्यथा यह वायरस हमें बेहद परेशान कर सकता है। और हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी वैसे ही है जैसा दूसरी लहर में था, अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई क्रांति नहीं हुई है। तो ये समझने की आवश्यकता है। कुछ बयान सुनिए। कोई भी वेरिएंट हो, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक की वैक्सीन लगाना, जिन लोगों को वैक्सीन की ज़रूरत है, जिन्होंने नहीं लगाई है, चाहे वो फर्स्ट डोज हो या सेकेंड डोज हो, उनको आगे आके अपना पूरा वैक्सीन लगानी चाहिए। और दूसरा है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। सिचुएशन है उसमें कोई ऐसा कोई बदलाव नहीं है। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम कोविड जो है वो माइल्ड सिम्टम ही लेके आता है। हमारे पास ऑक्सीजन ज़्यादा हो पर हम सोच समझ के खर्चें, जिसको ज़रूरत हो उसी को दें, तभी हम लोग इसको बचा सकते हैं। WHO ने कहा है कि बूस्टर शॉट्स रिकमेंडेड हैं। बूस्ट कोवैक्सीन के निर्माता भारत बायोटेक ने भी नेजल वैक्सीन का अप्रूवल मांगा है। हमें हाई रिस्क वाले लोगों को आइडेंटिफाई करके, ट्रेस करके उन्हें एडिशनल डोज देने की दिशा में काम करना। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और उनकी बेटी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और ये दोनों तब हुए हैं जब उनकी पत्नी फुली वैक्सीनेटेड यानी 2 डोज ले चुकी हैं। हालांकि उन्हें कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन डिंपल यादव कोरोना पॉजिटिव हैं। ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आप इस गलतफहमी में ना रहें कि आप डबल डोज अगर लगी है तो आपको कोरोना नहीं होगा। हो रहा है। सावधानी की ज़रूरत है। आज की डिबेट को मैं आगे बढ़ाता हूं और मेरे साथ आज की डिबेट में संजय चौधरी बीजेपी से हैं, हिलाल नकवी कांग्रेस से हैं, डॉक्टर DK गुप्ता हैं, पद्मश्री डॉक्टर M वली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, विवेक साइलस और डॉक्टर प्याली भट्टाचार्य। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या तैयारी की है कोरोना की नए वेरिएंट से निपटने के लिए। देखिए, कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इसकी बैठक बुलाई थी और उन्होंने टेस्टिंग पर जोर देने के लिए जो भी एयरपोर्ट्स हैं, बस अड्डे हैं, वहां पर जो लोग आ रहे हैं उनकी चेकिंग करने की बात की है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उनके टेस्ट जाएं और पहले की तुलना में पहले उत्तर प्रदेश में वेरिएंट को टेस्ट करने के लिए लैब्स कम थी, वो उनकी नंबर्स ज़्यादा हैं। 75 जिलों में लगभग 550 से ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए उपकरण लग चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऑक्सीजन की कोई कमी हो पाएगी। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जिन्हें वैक्सीनेशन हो गया है उन्हें ये ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाता, क्योंकि कल अमेरिका में जो डेथ हुई थी उसका जो डिस्क्रिप्शंस आया है, तो 50 साल का वो जो व्यक्ति है उसने वैक्सीन नहीं ली थी और वो कुछ रोगों से ग्रसित था। तो मुझे लगता है कि हम सबको सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए इस संदेश को भी प्रसारित करना चाहिए। क्या आप दर्शकों को ये बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ओमिक्रॉन से निपटने के लिए कोई रैपिड असेसमेंट अपनी तैयारियों का किया है अथवा नहीं? देखिए, उस सबसे पहले जरूरी है कि इसका बचाव होना चाहिए। बचाव होगा तो वो सबसे ज्यादा नियंत्रित तरीके से हम इसका कंट्रोल कर पाएंगे। और जैसा मैंने बताया कि कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसकी बैठक ली थी और जो केंद्र से निर्देश आए हैं कि हम इसमें जो जो एफर्ट्स कर सकते हैं उसके लिए करेंगे। कल ही
जैसे बुंदेलखंड में जो बेड बढ़ाने की बात थी उस पर हुई है, और जो भी टेस्ट हो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की भी टेस्ट की जाए, इसके लिए भी सरकार है। और सरकार ने पिछले बार से सबक लेते हुए ऑक्सीजन के भी प्लांट एस्टेब्लिश कर लिए हैं, हमारे पास आईसीयूज के भी नंबर बढ़े हैं। तो मुझे लगता है कि इसके बेहतर नियंत्रण के लिए जिस प्रकार से वैक्सीनेशन का जोर आ रहा है, और ये अच्छी बात है कि आज अभी थोड़ी देर पहले जो समाचार मिला कि डिंपल जी को हो गया है, उन्होंने खुद लिखा है कि उन्होंने वैक्सीनेशन करा लिया था। तो लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं, ज्यादा नंबर्स में करा रहे हैं। और अमेरिका के जो क्या डेथ हुई है, संजय उसको चौधरी जी देखते हुए आपको हम मान अंदाजा सकते है हैं कि वैक्सीनेशन और ज्यादा सरकार को होगा। एहसास है कि आने वाला खतरा कितना बड़ा, कितना भीषण और कितना भयानक है? देखिए, जो भी जानकारी मिल रही है दुनिया से, उसके आधार पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने कल बहुत बड़ा निर्णय लेते हुए सारे राज्यों को भी और उत्तर प्रदेश ने अपने यहां डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इसके डायरेक्शंस जारी किए हैं। मुझे लगता है कि हम सब लोगों को भी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए वैक्सीनेशन पर जोर देना चाहिए, और उसके लिए जिस प्रकार से हम सार्वजनिक जगहों पर निकलते हैं, उत्तर प्रदेश तो मास्क के का यूज करना बहुत चाहिए। बड़ी वो एक तादाद में प्राथमिकता- लोग आज इस लाइव डिबेट को सुन रहे हैं, क्या आप उनको ये भरोसा दे सकते हैं कि दूसरी लहर जैसे हालात उत्पन्न नहीं होंगे? नहीं, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार ने न केवल दूसरी लहर में सबसे अच्छा बेहतर कोविड का नियंत्रण करके दिखाया था। नहीं, वो हम वाला नहीं चाहिए जो दुनिया वो के पिछली बार छठे हुआ था। सबसे बड़े इस बार आप देश बेहतर हो कर सकते सकते हैं हैं उत्तर प्रदेश के आधार पर। नहीं, निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो तैयारियां की हैं उसके आधार पर कहा जा सकता है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं हो पाएगी और लोगों को बेड के लिए और ज्यादा बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। हम इसको धन्यवाद ठीक से संजय चौधरी नियंत्रित जी। करेंगे। मैं डॉक्टर और जिस प्रकार से उत्तर डॉक्टर एम प्रदेश वली में साहब वैक्सीनेशन को हुआ है, आमंत्रित बेहतर करता हूं। सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली से हैं और कोरोना मामले के भारत के बड़े विशेषज्ञों में से एक है। वली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। खतरा कितना बड़ा है, ओमिक्रॉन वायरस का ब्यौरा क्या है? और कुछ लोग, एक ग्रुप है, एक सेक्शन है जो ये प्रचारित कर रहा है कि ओमिक्रॉन कोई गंभीर खतरा नहीं है। मैं पूरे चुनौती दावे के साथ जितना मैंने पढ़ा है अब तक मुझे कोई ऐसी ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं मिली जो ये बताए कि डेल्टा से कमज़ोर है। मैं तो मानता हूँ ये डेल्टा से ज़्यादा ताकतवर है। क्या हम उसी गलती को दोहरा रहे हैं जो हमने डेल्टा के वक्त की थी? दोहरा नहीं रहे हैं, उससे ज़्यादा आपे से बाहर भी हो रहे हैं। ये लोग जो पार्टियां कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, भीड़ में जा रहे हैं, न्यू ईयर के इनविटेशन आए हुए हैं और ये क्रिसमस के आए हुए हैं, शादियां हो रही हैं, ये सब बिल्कुल आपे से बाहर हो रहे हैं। मुझे माफ़ कीजिएगा ऐसे शब्द प्रयोग करने आप के लिए, बिल्कुल सर, इससे भी कठोर शब्द का अगर हो तो आप इस्तेमाल करें, मैं आपका अभिनंदन करूंगा। मैं आपकी इस बात से भी 100% एग्री हूं कि जो डाटा आ रहे हैं वो बहुत भ्रामक हैं, क्योंकि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि साहब ये कमज़ोर वायरस है, कुछ नहीं कह रहा है, दूसरी तरफ जिस तादाद से संख्या बढ़ा रहा है उसका तो अप्रत्याशित रूप से नंबर्स पढ़ रहे हैं। 11 को ये महाशय आइसोलेट हुए थे बोत्सवाना में और आज ये करीब 100 कंट्री में फैलने जा रहे हैं। सुबह भी बहुत भयानक उनका जो अमेरिका के बहुत बड़े एक वो हैं हमारे बिल गेट्स साहब हैं जी, उनका जी नहीं, फौजी साहब का तो 2 दिन पहले आया था, बिल गेट्स साहब का आज आया है कि मैंने अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं और कोई सब क्रिसमस वगैरह नहीं मनाए, उनकी तरफ से कहा गया। और अपने को सीमित रखिए, मूवमेंट मत करिए, और ये बहुत जल्दी सब कंट्रीज़ में, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि सब कंट्रीज़ में देखा जाएगा। और ये छोटी बात नहीं कही उन्होंने, ये टीके बिकवाने के लिए नहीं कही उन्होंने, ये इसलिए कही है कि लोग सचेत हो जाएं, सावधान हो जाएं। और मैं 100% में ये आप मुझे बताइए डॉक्टर वली, जैसे म्यूटेशन ये खतरा कितना बड़ा है भारत के लिए जी, तब जब भारत की एक बहुत बड़ी आबादी 5,000 अभी अनवैक्सीनेटेड है। 5,563 म्यूटेशन जीनोमिक सीक्वेंस में हुए हैं इसके, जिसमें से कुछ सामने आए हैं। और 60 देशों के जो डाटा कलेक्ट हुए हैं इसकी शरारत पर, उसमें बहुत बड़ा नंबर है जिसमें अमाइनो एसिड इसने चेंज किया है। तो इस हिसाब से ये कहना कि ये नुकसानदेह नहीं है, ये बहुत ही शक व शुबे की बात है। और मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि रात भी एक चैनल पे मैंने सौम्या स्वामीनाथन जी को बड़ी मासूमियत के साथ ये कहते हुए सुना कि अभी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। कितने दिन तक डाटा कलेक्ट होगा जब सारी दुनिया में फैल जाएगा? एक तरफ WHO के डॉक्टर टेड्रोस कह रहे हैं बहुत सीरियस है, इससे संभल के रहिए, एक तरफ कहा जा रहा है डाटा कलेक्ट हो रहा है। तो ये डाटा शब्द जो है ये बड़ा भ्रामक है। दूसरी तरफ इसको कलेक्ट होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कंसर्न वाला वेरिएंट भी कहा जा रहा है।
ये एक WHO, तो 3 कई जगह बयान, इस सबसे इतने जल्दी- बयान तो हमारे यहाँ की सबसे- पॉलिटिकल पार्टी के सबसे नेता नहीं जल्दी- देते। सबसे जल्दी इस वायरस के बारे में WHO ने सचेतता दिखाई है, कॉन्शियसनेस दिखाई है। इसको शाम तक ही वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि वो उन्होंने भांप लिया था कि ये कितना खतरनाक है। और मॉडर्ना के जो लोग हैं जिन्होंने टीके बनाए थे, उन्होंने भी पहले ही दिन भांप लिया था और उनकी रिसर्च चल रही है इसके खिलाफ स्पेसिफिक टीका बनाने की। तो ये सारी बातों को अगर हम जोड़ें, सर, आप तो एक और हमारे स्पेशलिस्ट हैं, नीति मुझे एक आयोग के सवाल का अपने जवाब डॉक्टर दें। पॉल साहब, भारत में जो कोविन जी। और 2 वैक्सीन इस्तेमाल हो रही हैं, कोवैक्स और कोविन मुख्य रूप से, जी ठीक, और स्पुतनिक भी कुछ इस्तेमाल हुई। मेरे पास ऐसे कई केसेस हैं इस वक्त ओमिक्रॉन के मेरे सामने रखे हुए, और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं अखिलेश यादव जी की पत्नी डिंपल यादव और उनकी बेटी का। जी, उनकी अभी आपने पत्नी दिया। डबल डोज ले चुकी हैं, फुली वैक्सीनेटेड, उसके बावजूद ओमिक्रॉन हो गया। तो इसका मतलब इस वैक्सीन को मात देकर, इस किलेबंदी को मात देकर ये वायरस अंदर घुस गया है। वैज्ञानिकों ने ये पहले ही दिन कह दिया था कि ये डिफाई कर सकता है वैक्सीन को, इम्यूनिटी को, और जिन लोगों को टीका लग गया है उनको, और उन्होंने थोड़ा सा राइडर दे दिया था कि इसका संक्रमण उन लोगों में कम होगा। लेकिन अब अगर हम ये देखें कि वैक्सीन लगाए हुए कितना इंटरवल हो गया उन लोगों को जिनको शुरू में लगी थी, तो उनकी इम्यूनिटी का स्तर क्या होगा। इसीलिए पार्लियामेंट में भी स्टेटमेंट आ चुका है हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का, और वो विचार कर रहे हैं बहुत एक्टिवली इस पे, और बहुत जल्दी शायद अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। थैंक यू कल सर, प्रधानमंत्री जी शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर प्याली भट्टाचार्य जी को इस आमंत्रित बात को करता हूं। दर्शाती हैं कि वली ये जी। खतरनाक है। वली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैडम, बहुत स्वागत आपका। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ओमिक्रॉन को लेकर आपके पास क्या जानकारी है, आप दर्शकों से क्या जानकारी साझा करना चाहती हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि महीना नहीं हुआ 90 देशों तक ट्रेवल कर चुका है। लगातार ये वायरस, ये नया वेरिएंट फैल रहा है, और यूरोप और इंग्लैंड के हालात तो आप लोग हमसे बेहतर समझ सकती हैं या जान रही हैं। हमें कितना चिंतित होने की ज़रूरत है? देखिए, साउथ अफ्रीका से जो शुरुआत में रिपोर्ट्स आई थी उसके तहत तो ये लगा था कि ये माइल्ड वेरिएंट है, लेकिन कल में करीब 13 मौतों की खबर आई है। फर्स्ट डेथ जो है वो यूके में हुआ था, लेकिन 21 तारीख कल में करीब 13 डेथ्स हो चुकी हैं। ट्रांसमिसिबिलिटी माने फैलना या संक्रमण इसका बहुत हाई है, और बच्चों को काफ़ी इफ़ेक्ट कर रही है। ये 5 वर्षीय के आसपास बच्चों को काफ़ी इफ़ेक्ट कर रही है। जो नया समाचार आया है वो ये आया है कि बच्चों में काफ़ी चेस्ट पेन, मतलब जैसे कोई चेस्ट पे, छाती पे कोई प्रेशर बिठा दिया गया हो, इस तरह का एक सिम्टम उभर के आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि हमके सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। तो अब भी जैसे शुरुआत में हम लोगों ने कहा था कि नहीं ये माइल्ड है, अफ्रीका में सब लोग बिना हॉस्पिटलाइजेशन के चले गए हैं, पर वो हर कंट्री में अपना अलग रूप, अलग रंग दिखा रहा है। एशियंस में, माने हम लोगों की कंट्री में वो क्या असर करेगा ये एकदम से नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ माइल्ड ही है। जो आसार हैं उसके हिसाब से 90% लोग तो शायद हॉस्पिटलाइजेशन ना हो, पर हमारा 10% पॉपुलेशन भी करोड़ों में चला जाएगा। तो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को तो हमें बिल्कुल एकदम सचेतन कर देना पड़ेगा कि इस स्थिति में हमें उस लोड को झेलना है, और उसको लोगों को जैसे पिछले बार डेल्टा वेरिएंट में हुआ था कि ऑक्सीजन तक नहीं मिला था, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, और जिस रफ्तार से भारत में मैडम ये फैल रहा है, मुझे लगता है कि फरवरी, मार्च और अप्रैल ये हमारे लिए कष्टप्रद हो सकते हैं। जी बिल्कुल, ये IIT कानपुर से ये जो उन्होंने जो एक्सट्रपलेट डेटा करके बताया है, उन्होंने यही कहा है कि अब जो है क्रिसमस और न्यू ईयर ईव की पार्टियों के बाद फरवरी तक हमारे यहाँ पीक आएगा। तो जो थर्ड वेव का अंदेशा आ रहा था वो ज़रूर से आएगा, और वो फरवरी के आसपास आएगा, क्योंकि ओमिक्रॉन की ट्रांसमिसिबिलिटी 3 टाइम्स है डेल्टा से, तो 3 गुने रफ्तार से वो बढ़ेगा। एक पेशेंट बने 3 गुना चलेगा वो। जी, मतलब एक पेशेंट उस 3 लोगों तक फैला सकता है, ये कहना चाहती हैं? नहीं, जिस रफ्तार से डेल्टा वेरिएंट फैला था उससे 3 टाइम्स ज्यादा, उससे 3 टाइम्स ट्रांसमिसिबिलिटी। वो तो वैसे भी बहुत ज्यादा उसका ट्रांसमिशन था। यस, बहुत ज्यादा ट्रांसमिशन है। तो अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करते हैं, इट्स अलार्मिंग सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ। यस, इट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन।
ऑलराइट, विवेक साइलस मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। विवेक जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप अपोजिशन है, लार्जेस्ट अपोजिशन है, आपने सरकार की तैयारियों का जायजा लिया, आपके पास क्या जानकारी है और आप दर्शकों को क्या जानकारी देना चाहते हैं इस वायरस के बारे में? क्या सरकार के रैपिड असेसमेंट का आपने कोई खुद असेसमेंट किया? देखिए ब्रिजेश जी, जैसा कि आपने अपनी ओपनिंग कमेंट में कहा कि मामला ठीक नहीं है, आपने बैठते ही कहा, और आपने ये भी कहा कि बात करने की ज़रूरत है, चिंता करने की ज़रूरत है और सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं तो आपको सबसे पहले धन्यवाद दूंगा कि आप इतने सेंसिटिव टॉपिक को लेकर अपने डिबेट में आए। आपका बहुत से लोग बुरा इसलिए मानते हैं डिबेट में कि कोरोना पर डिबेट क्यों करते हो, नहीं, या डराते क्यों हो? मैं डरा थोड़ी रहा हूँ, मैं तो जागरूक कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल जागरूकता की ज़रूरत है। और संजय चौधरी मुझसे कई बार कह चुके हैं कि आप कोरोना पर इतनी डिबेट क्यों करते हैं। मैं इनको समझाया कि भाई सबकी आवश्यकता हो। यस विवेक जी, गो है। संजय चौधरी जी के पास कोई जवाब नहीं है। आप अपना जवाब दें, आप संजय की चिंता छोड़ें। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि पिछली बार हमने कोविड को उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया, लेकिन आपने उनको तुरंत तत्काल जवाब दिया और बिल्कुल सही दिया। मैं भी उससे सहमत हूं कि पिछले वाली तैयारी हमको नहीं चाहिए। हमने देखा था पिछली बार सरकार ने कितने वादे किए थे, कितने दावे किए थे, और उत्तर प्रदेश का क्या हाल हुआ था। गंगा जी में कैसे लाशें बह रही थी और ऑक्सीजन की कितनी कमी थी, लोगों को बेड नहीं मिल रहा था। भारतीय जनता पार्टी के खुद नेता जो केंद्रीय मंत्री भी रहे थे, संतोष गंगवार रहे हों, चाहे जनरल वीके सिंह रहे हों, ब्रजेश पाठक रहे हों, या फिर कौशल किशोर साहब रहे हों, इन्होंने लिख के दिया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार काम नहीं कर रही है। और माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद ने कहा था कि उत्तर प्रदेश राम भरोसे है। ये ऑपोजिशन पार्टीज नहीं कह रही थी। आप मुझे बताइए, आप तो लार्जेस्ट अपोजिशन है, आपने एनालिसिस किया कि सरकार की तैयारी क्या है? अगर हमारे संजय चौधरी एनालिसिस करना चाहिए। संजय चौधरी साहब बता दें कि ओमिक्रॉन टेस्टिंग लैब अगर उत्तर प्रदेश में एक भी है तो मैं मान जाऊंगा। एक भी लैब अभी तक आऊंगा संजय जी, इत्मीनान से जवाब दीजिएगा, आप नोट कर लीजिए। एक भी लैब ओमिक्रॉन आप नोट कर लीजिए संजय जी, पूरा टाइम दूंगा। प्रदेश में अभी नहीं है। आप नोएडा से बलिया तक देख लीजिए, आपको एक लैब टेस्टिंग का नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार कहेगी कि हमने पूरी तैयारी कर ली है। पिछली बार भी इनकी हमने टीम 11 देखी थी जो बनी थी, वो क्या कर रही थी? जब माननीय मुख्यमंत्री वहां पर मीटिंग ले रहे होते थे तो वहां बैठ के वो वीडियो गेम खेल रहे होते थे। तो इस तरह की लापरवाही सरकार को नहीं करनी चाहिए। और किस तरह से हमने देखा, आपके साथ मैंने डिबेट की थी ब्रजेश जी, पीपीई किट से लेके ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर में किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ था। 12-12 हजार का पीपीई किट बिका था। हमने आपने डिबेट तो आपका वही कर्तव्य विपक्ष के नाते कि आप इन पर नजर रखिए। बिल्कुल, हम नजर रखे हुए हैं और जहां सरकार की कमी होगी समाजवादी पार्टी और पूरा विपक्ष उस पर सवाल जरूर उठाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं। फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा के डायरेक्टर हैं और मेरे साथ कोरोना वायरस को लेकर हुई सभी महत्वपूर्ण डिबेट का हिस्सा रहे। डॉक्टर गुप्ता, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। देखिए, आज भी एक सकारात्मक गैंग है जो ये बताएगा कि आप डर फैला रहे हैं और आप ओमिक्रॉन के नाम पर लोगों को डरवा रहे हैं। जी, मैं पहले तो आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप पूरे भारतवर्ष के मीडिया में एक पहला चैनल था जिसने पहली डिबेट करी थी ओमिक्रॉन पे। अब मुझे ध्यान है कि मैं उसका पार्ट था और उस समय जब हम लोग डिबेट कर रहे थे, मैंने उसी समय ये न्यूज़ ब्रेक करी थी कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न WHO ने घोषित कर दिया है। और आपने जो चीज़ें बोली थी, लगभग काफ़ी चीज़ें तथ्य अब तक सच हो चुके हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर ऐसा मीडिया प्रोएक्टिव हो जाए, ऐसा मीडिया दूरदर्शी हो जाए, सरकार पक्ष विपक्ष इस तरह से दूसरी तरह काम करने लगे, तो ओमिक्रॉन का कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तथ्य क्या, मैं ये आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, नंबर 1, ये जो वायरस है ओमिक्रॉन, ये इसके अंदर स्पाइक प्रोटीन में बहुत सारी म्यूटेशंस हैं। उसकी वजह से एक इसका जो फायदा हो रहा है, इसको ये 2 से 3 गुना तेजी से फैल रहा है। इवन कुछ स्टडीज में 4 गुना तेजी से फैल रहा है। दूसरी बात, इसके अंदर रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन है, उसके अंदर म्यूटेशन है, उसकी वजह से ये जो हमारी कोशिकाएं हैं बॉडी को, उनमें तेजी से घुस रहा है और हमारे इम्यून इसके मैकेनिज्म को फेल कर रहा है। मतलब जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको फेल कर रहा है। अंदर जाके जो अभी एक और नई स्टडी आई हांगकांग की, उसमें 70 गुना तेजी से ग्रो कर रहा है। मतलब जो वायरस का रेप्लिकेशन है कोशिका के अंदर, वो लगभग 70 गुना ज्यादा तेजी से हो रहा है। तो इसका मतलब वायरल लोड ज्यादा होगा और इन्फेक्शन के या फैलाने के चांसेस ज्यादा है। इन कंपैरिजन टू डेल्टा, हमारे देश में जी, तो डेल्टा से 3 गुना या 4 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। तो इसका मतलब जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून में जिस तरह लास्ट ईयर हुआ था, इस साल हुआ था, तो वैसे ही अगर 4 गुना तेजी से फैलेगा, भले ही इसकी मॉर्टेलिटी रेट उससे 0.1% हो, मतलब वहां पे 1 से 1.5% था, अगर 10 गुना भी कम होगा तभी भी हम लोग संभाल नहीं पाएंगे। और अगर हमारे पास हॉस्पिटलाइजेशन उसमें 10% था, इसमें अगर 2% होगा तो भी हम संभाल नहीं पाएंगे। बिकॉज एक टाइम पे भारत और उत्तर प्रदेश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी तक वहां वैक्सीनेटेड नहीं है। उनको अगर ओमिक्रॉन पकड़ता है
तो क्या सिचुएशन होगी, जो वैक्सीनेटेड हैं उनकी सिचुएशन क्या होगी? नहीं, दो बातें इसमें। एक तो वो कि 55 करोड़ को सिर्फ 2 डोज लगी हैं, 138 करोड़ को सिंगल डोज लगी है, 40 करोड़ बच्चे अभी तक अनइम्यूनाइजन को एक भी वैक्सीन नहीं लगी। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने आज देखा हो, आज का स्टडी देखी हो लैंसेट की, तो लैंसेट में साफ साफ बोला उसने, वो मैं लेके बैठा हूं लैंसेट की रिपोर्ट पूरी, लाखों लोगों पर स्टडी करी है, और उसमें देखा गया है जो कोविशील्ड वैक्सीन जो हमारे 90% लोगों को लगी है, उसकी जो इम्यूनिटी है वो 3 महीने में वीन ऑफ हो रही है। और हम जैसे लोग डॉक्टर्स वगैरह ने, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स ने फरवरी मार्च में वैक्सीन लगवाई थी, तो उनकी इम्यूनिटी वीन ऑफ हो चुकी है। तो सरकार को और आप लोगों को, हम सबको ध्यान देना चाहिए कि बूस्टर डोज की आवश्यकता है, और खास करके नई वैक्सीन क्या आप रिकमेंड करते हैं कि बूस्टर डोज यानी तीसरी डोज भारत में अप्रूव की जानी चाहिए तत्काल प्रभाव से? बिल्कुल अति शीघ्र जितना पॉसिबल हो उतना करनी चाहिए, और खास करके जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं या दूसरे पुलिस प्रशासन के लोग हैं, उनके लिए। दूसरे जो कोमॉर्बिड पेशेंट है, 60 साल प्लस हैं, जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, हार्ट प्रॉब्लम है, डायलिसिस पे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट पे हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनको, और जो स्पेशलाइज्ड बच्चे हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं, उनको तुरंत वैक्सीन, प्राइमरी वैक्सीन लगनी चाहिए, और ऐसे लोगों को बूस्टर डोज लगनी चाहिए। और बूस्टर डोज में भी जो पहली चॉइस है वो है जेनेटिक मटेरियल वाली जो mRNA वैक्सीन है, वो लगनी चाहिए। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो बूस्टर कोवैक्सीन के लगनी चाहिए, कि कोवैक्सीन जो बनी हुई है वो होल वायरस से बनी हुई है, किल्ड वायरस से बनी हुई है, तो चांसेस ये है कि उसकी एफिकेसी स्पाइक प्रोटीन वाले वैक्सीन से ज्यादा अच्छी होगी, चाहे वो स्पुतनिक हो या कोविशील्ड हो। तो मिक्स पॉलिसी पे भी अभी बात चल रही है। NTAG है, नेशनल टेक्नोलॉजिकल एडवाइजरी कमेटी ऑन इम्यूनाइजेशन है, वो डिस्कस कर रहा है। 2 मीटिंग हो चुकी है, अभी तक कोई तथ्य सामने नहीं है, उनमें आपस में सामंजस्य नहीं है। अगले हफ्ते फिर मिल रहे हैं। NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, जो इस वायरस को आइसोलेट करके ग्रो करेगी और कल्चर करके लैब में उस पर देखेगी हमारी करंट वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है। उसकी भी रिपोर्ट नहीं आई। दुनिया के कितने देशों में स्टडी हो चुकी है, उसमें देखा जा चुका है कि जो साइनोवैक्स वैक्सीन है जो चाइना की, वो बिल्कुल इनइफेक्टिव है, इसके अगेंस्ट कोई इफेक्टिव नहीं है। जो फाइजर की और मॉडर्ना की वैक्सीन है, जो उनकी एफिकेसी है वो सिर्फ 25% वायरस को न्यूट्रलाइज कर पा रही है एंटीबॉडी। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन एफिकेसी पे हमारे देश का जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनको अपना श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि करंट वैक्सीन क्या एफिकेसी है और बूस्टर डोज की क्या पॉलिसी है, किसको लगनी चाहिए, कब लगनी चाहिए। तीसरी बात, जो हमारे बच्चे हैं 40 करोड़, उन बच्चों के लिए क्या प्लान? उनके लिए तो वैक्सीन अप्रूव हो चुकी है, CDSCO ने अप्रूव कर दी, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने अप्रूव कर दी, DCGI ने कर दी, तीनों गवर्नमेंट की संस्थाएं। उसके बाद भी मार्केट में रोल आउट नहीं हो रही है। और हमने पिछली वेव में देखा, सेकेंड वेव में, डेल्टा वेव में, कि जो कोविड से बच्चे ग्रसित हुए थे उस समय उनको सिम्टम्स नहीं थे, बट 6 से 8 हफ्ते के बाद ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनमें पोस्ट कोविड मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर हुए, उन बच्चों को भर्ती करना पड़ा, ICU में रखना पड़ा। तो इसका डाटा भी हमारे पास नहीं है। तो ऐसा हम लोग गलतफहमी में ना रहे कि बच्चे इन्फेक्ट नहीं हो रहे या बच्चे में बीमारी नहीं हो रही है। अभी WHO ने बताया साउथ अफ्रीका में 4 साल से लेकर 14 साल के बहुत सारे बच्चों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, उनको ऑक्सीजन थेरेपी देनी पड़ी, उनको प्रेशर सपोर्ट देना पड़ा, उनका हॉस्पिटलाइज इससे बढ़ गया। तो ये बातें डॉक्टर गुप्ता में डॉक्टर प्याली भट्टाचार्य जी भी इस मामले की बहुत बड़ी विशेषज्ञ हैं, मैं उनका कमेंट भी चाहता हूं। ये बच्चों वाला तथ्य जो डॉक्टर गुप्ता ने रखा है, क्या आप सहमत हैं उससे? मैं बिल्कुल सहमत हूँ डॉक्टर गुप्ता से कि बूस्टर डोज तो सबको लगना चाहिए। जिनके भी 6 महीने हो गए हैं पुराने डोजेस के, उनको बूस्टरिंग होनी चाहिए, और बच्चों को सबको डोज लगना चाहिए, और वो भी कोवैक्सीन का लगना चाहिए, क्योंकि जैसा वो बता रहे हैं ये स्पाइक प्रोटीन वाला काम खास नहीं कर रहा है और 6 महीने में वीन ऑफ कर जा रहा है, और ओमिक्रॉन के अगेंस्ट में वो खास इफेक्टिव नहीं है। जिनको बूस्टरिंग में कोवैक्सीन लगी है या बाहर जिन्होंने भी एस्ट्राजेनेका या मॉडर्ना का लगाया है, उनमें देखा गया है कि करीब 60 से 70% एफिकेशियस हो रहा है ओमिक्रॉन के खिलाफ। बट अगर हम बिल्कुल बूस्टरिंग नहीं करेंगे और इस तरह से ओमिक्रॉन फैलेगा, तो आपका ये रिकमेंडेशन है कि इमीडिएट हमें बूस्टर डोज अप्रूव कर देनी चाहिए? बिल्कुल सरकार को इस बारे में बहुत जल्दी इसके बारे में डिसीजन लेके चालू कर देना चाहिए। राइट, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता हिलाल नकवी साहब को आमंत्रित करता हूं। हिलाल साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने सबकी बात बहुत पेशेंसली सुनी। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि इस वायरस को लेकर आपकी क्या राय है, और क्या आप मानते हैं कि भारत सरकार और राज्य सरकारों ने इसकी पर्याप्त तैयारी की है अथवा नहीं की है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस पार्टी क्योंकि भारत की मुख्य विपक्षी दल है, तो इस वजह से उसके ऊपर ये ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो देखे कि भारत के अंदर किस तरह की तैयारी हो रही है।
अगर आज की तारीख में आप देखें तो जिस तरह से टेस्टिंग हो रही है वो टेस्टिंग बहुत ज्यादा कम है, और इतनी कम टेस्टिंग के बावजूद भी जो निकल करके आ रहे हैं लगातार ओमिक्रॉन के जो केसेस है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। हमको पता भी नहीं है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि हो सकता है ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड हो, लेकिन टेस्टिंग ना होने की वजह से पता ही नहीं लग रहा है कि कितना फैला हुआ है, कितना इसका स्प्रेड है। तो सरकार को जल्दी से जल्दी इसके अंदर टेस्टिंग बढ़ानी होगी। अगर टेस्टिंग वो नहीं बढ़ाएंगे तो आगे चल करके दिक्कतें बहुत ज्यादा हो जाएंगी। दूसरे ये जो लगातार जिस तरह से जनसभाएं हो रही हैं उनके ऊपर भी सारे दलों को बैठ करके सोचना चाहिए कि क्या इस वक्त ये सभाएं करना ठीक होगा, क्योंकि अगर जनवरी फरवरी तक की पीक लेने का बात की जा रही है तो जाहिर सी बात है कि दिसंबर से ही ये सारी बातें शुरू हो जाएंगी। और इसके अंदर ये कहना कि कोई एक दल करेगा तो बाकी ना करे और आपने क्या किया है, यहाँ के पर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं होना है। इसके ऊपर सीरियसली सोचना नकवी साहब, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम तैयारियों पर चर्चा करें बजाय इसके कि पॉलिटिकल रैलीज और उसमें क्या है, वो एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट होगा। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। आज तो मैं सिर्फ प्रिपरेशन पर बात करना चाहता हूं। इसी वजह से हमने किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया। हमने कहा कि सारे राजनीतिक दलों को बैठ करके अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए कि जिस तरह से ओमिक्रॉन फैल रहा है, ऐसे में अगर हम इस तरह से सभाएं करेंगे तो उससे और तेजी से ये फैलेगा। जब डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि जो फंक्शंस हो रहे हैं या 25 दिसंबर की बात की जा रही है, 31 दिसंबर की बात की जा रही है, उससे हम लोगों को बचना चाहिए, शादी ब्याहों से बचना चाहिए, तो निश्चित रूप से हमको हर जनसभा से बचना चाहिए और इसके लिए सब में कंसेंसस होना चाहिए। इसके अंदर कोई राजनीति की जरूरत नहीं है। आप ये मानते हैं कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों ने पर्याप्त प्रबंध किए हैं आने वाले खतरे से निपटने के लिए? देखिए, हमको कहीं दिख नहीं रहा है, कहीं पर भी कोई ऐसी तैयारी दिख नहीं रही है कि जो राजस्थान में भी नहीं दिख रही होगी, महाराष्ट्र में भी नहीं दिख रही होगी, छत्तीसगढ़ में भी नहीं दिख रही देश में नहीं दिख रही है। हमने पहले ही कहा कि देखिए, हम इस वक्त किसी भी तरह की कोई सियासी बात नहीं करना चाहते, क्योंकि ये पूरे देश के लिए खतरा है। जब हम लोग स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, तभी आगे। आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। मैं आपकी ईमानदारी को अप्रिशिएट करता हूं। राजनीतिक बहस में इसमें नहीं पड़ना चाहते। ये हम सब लोगों के लिए बड़ा मसला है और इस मसले के लिए बहुत तेजी से सारे लोगों को मिलकर के कोशिश करनी चाहिए, वो चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे और जो आम जनता है, उनको सबको जो है बहुत सख्ती से पालन करना चाहिए, बहुत सख्ती से एहतियात करना चाहिए, क्योंकि अगर एक दफा ये फैल गया तो हम लोग देख चुके बहुत शुक्रिया आपका किस तरह से हम सब परेशान। धन्यवाद। बहनों भाइयों, कू ऐप पर हमने इस आज की डिबेट को लेकर एक सवाल पूछा था। सवाल ये था कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर कितनी सतर्कता की ज़रूरत है। ये सवाल हमने कू ऐप पर आज किया था। आज कार्यक्रम शुरू करने से पहले हमने ये सवाल दर्शकों से किया था कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए कितनी सतर्कता की ज़रूरत है। तो मनोहर सिंह ने लिखा है इस पर, हमारे दर्शक हैं, कि अब केंद्र और राज्य सरकारों को संभल जाने की आवश्यकता है। सही सलाह है उनकी। तो सगीर अहमद लिखते हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क ज़रूरी है, भीड़ में जाने से बचना चाहिए। कहे तो सब लोग रहे हैं, लेकिन कर बहुत कम लोग रहे हैं इस बात को। और धर्म त्रिपाठी जी लिखते हैं कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, जिंदा रहना है तो खुद को बचाकर चलना होगा। मुझे लगता है कि ये बेस्ट कमेंट है उनका, क्योंकि सब कोई अब आत्मनिर्भर हो गया है। बहुत शुक्रिया। मैं ये सवाल फॉरवर्ड करता हूँ संजय चौधरी जी के लिए। संजय चौधरी जी को कुछ बातों पर आपत्ति थी विवेक साइलस की, वो कुछ अपनी बात रखना चाहते थे, वो अपनी बात रख ले, फिर मैं उनसे सवाल करता हूँ। संजय जी, गो अहेड। देखिए, मैं जिस विषय को लेकर और जिस गंभीरता को लेकर आपके चैनल ने इस बहस को शुरू किया था, हम सबकी सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम सब लोग मिलकर इसके खिलाफ जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसकी रफ्तार को बढ़ाएं। वैक्सीनेशन को लेकर किसी भी तरह से कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। सारे वैज्ञानिक, सारे डॉक्टर इस बात के लिए सहमत हैं कि वैक्सीनेशन इसका एक बहुत प्रभावी नियंत्रण का तरीका है और मास्क का यूज होना चाहिए। और सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में तेजी से हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों को भी वैक्सीनेशन के लिए न केवल अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को और सारे के सारे उत्तर प्रदेश के वासियों को प्रेरित करना चाहिए कि वैक्सीनेशन के लिए वे आगे आएं और इस महामारी से लड़ने के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीनेशन कराएं। मुझे लगता है यह ड्राइव केवल सरकार के स्तर पर ही नहीं, राजनीतिक दल और सामाजिक दलों को भी अपने स्तर पर चलानी चाहिए। रही बात साइरस साहब जो कह रहे थे, तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगा
कि इस वैक्सीनेशन की सलाह अपने नेतृत्व को भी दें, ताकि उत्तर प्रदेश की जनता इस वैक्सीनेशन को अपनाकर जितना संभव है उतना इस रोग से लड़ने के लिए स्वयं को तैयार कर पाए। जी, ऑल राइट। अब आप मुझे बताइए कि पिछला जो अनुभव, 2 अनुभव रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को, वो अनुभव ऐसे रहे हैं कि लोगों ने बड़ी तकलीफ़ें उठाई, बहुत तादाद में लोग मारे गए, बहुत लोगों ने अपने खास लोगों को खोया, परिजनों को खोया। मेरी चिंता इस बात की है कि इस बार की तैयारियों का आपने वाकई में गंभीरता से असेसमेंट किया है अथवा नहीं किया है? ब्रजेश जी, जहां तक मेरी जानकारी है, उत्तर प्रदेश में पिछली बार ऑक्सीजन की कमी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आई थी, और इस बात को लेकर बहुत विश्वास है कि कल तक की जो रिपोर्ट्स हैं, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में लगभग 550 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ऑक्सीजन की कमी समस्या बनकर इस बार सामने नहीं आएगी, और ऑक्सीजन के माध्यम से लड़ने में हम सहायक होंगे। हम समुचित दूरी का उपयोग कर पाएं। सरकार इस बात की पूरी कोशिश में है कि किस तरह से और टेस्टिंग बढ़े, वैक्सीनेशन बढ़े, और जिस प्रकार से हर डिस्ट्रिक्ट्स में आईसीयू वार्ड्स बनकर खड़े हो गए हैं, मुझे लगता है कि पिछली बार से बेहतर तरीके से इस समस्या के समाधान के लिए हम तैयार हो पाएंगे। ऑल राइट, मैं पद्मश्री डॉक्टर एम वली साहब को आमंत्रित करता हूं। वली साहब, एक बात मुझे बताएं कि हमारे 2 विशेषज्ञों ने इस तथ्य को रिकमेंड किया है कि हमें इमीडिएट, तत्काल से पहले बूस्टर डोज यानी तीसरी डोज की तरफ मूव कर जाना चाहिए, वो भी कोवैक्सीन की तरफ। क्या आप इस बात से सहमत हैं या आपके पास कुछ और भी सुझाव हैं? नहीं, मैं तो बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा कि बहुत जल्दी स्वास्थ्य मंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा है कि हम इस पे वर्क कर रहे हैं, तो होगा, बहुत जल्दी होगा। क्योंकि अब वो समय आ गया है कि मरीज़ हमसे आकर पूछने लगे हैं कि डॉक्टर साहब हम बूस्टर डोज लगवा लें। हम कहते हैं भैया इंतज़ार करो, आ रही है परमिशन, जल्दी आ रही है। दूसरी, एक लेडी ने बोला था एक चैनल पे, जो लंदन में जाके इंडियन लेडी ने बोला कि साहब हमको यहाँ आ गए तो लग गया। मुझे उस पर अच्छा भी नहीं लगा और अच्छा भी लगा। अच्छा इसलिए नहीं लगा कि वो वहाँ जाके बखान कर रही है कि हमने लगवा लिया बूस्टर डोज, अच्छा इसलिए नहीं लगा कि अभी हमारे यहाँ शुरू नहीं हुई। तो ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन इससे पहले जो ज़रूरी है वो जो 2 डोज हैं उनको कंप्लीट करना, उससे पहले जो ज़रूरी है मास्क लगाना। मैं फिर वही बात पे आ जाता हूँ कि इसमें वही आपने जो अभी बात करी कि आत्मनिर्भरता की बहुत आवश्यकता है, और ये इस समय वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। उसमें बाहर ना निकलिए। मैं हमेशा कहता रहा हूँ, लॉकडाउन अपने पैरों पे लगाइए। डॉक्टर साहब, मैंने बहुत लोगों से बात की कि आप मास्क क्यों नहीं लगाते हैं या आप लापरवाही क्यों करते हैं, तो उनमें से अधिकांश लोग मुझे काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड दिखे। अब वो मतलब कोरोना को लेकर काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। आप बात करें तो आप भी क्या ऐसा महसूस करते हैं? नहीं, मास्क तो कोरोना से पहले मैंने कहा है आपके प्रोग्राम में भी, जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं जैसे मलेशिया, ताइवान, थाईलैंड, इंडोनेशिया के लोग जब दिल्ली आते थे तो वो पॉल्यूशन के लिए यूज़ करते थे। अच्छी मार्केट्स में मास्क मिलता था जब मास्क की बात ही नहीं हुई थी, कोरोना भी नहीं था। तो मास्क तो दोनों चीज़ों से बचा रहा है, पोल्यूशन से भी बचा रहा है, जो डबल वहमी की हम बात कर रहे हैं उस दोनों चीज़ों से बचा रहा है। और मास्क इसका श्योर शॉर्ट उपाय है, चाहे वेरिएंट दूसरा भी आ जाए। और मैं एक बात और बता रहा हूँ, ये किसी ने नहीं बोली कि ये वेरिएंट जो है अपनी शक्ल जब भी बदलेगा बता के नहीं बदलेगा। इट विल नॉट गिव अस अलार्म, इट विल सडनली चेंज। और अभी पिछले दिनों एक साइंटिस्ट ने बात भी की है कि सुपर म्यूटेंट भी बन सकता है। डॉक्टर बर्टन है, उन्होंने ब्रिटिश व्हाट डू यू मीन बाई सुपर स्प्रेडर? मैंने भी ये बात सुनी है, पढ़ी है, हालांकि मेरे पास इसके तथ्य नहीं है। लैंसेट की रिपोर्ट मेरे पास रखी है, लेकिन इसमें कहीं सुपर स्प्रेडर की बात नहीं कही गई। व्हाट डू यू मीन बाई सुपर स्प्रेडर? बिल्कुल, मेरे पास डॉक्यूमेंटेड जो उनका 3 दिन पहले वक्तव्य आया था, डॉक्टर बर्टन ने कहा है कि यूके की पार्लियामेंट की जो साइंस और मेडिकल की कमेटी है उसमें कि अगर किसी मरीज में पीक वेव के समय डेल्टा वायरस के साथ ये वायरस कंबाइन हो गया या ये वायरस किसी और वायरस से कंबाइन हो गया, तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बहुत भयावह होगा। और उसके लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा, डेडली होगा।
और उन्होंने ग्रिम वर्ड यूज किया। ग्रिम का जो मतलब होता है, अंग्रेजी का वर्ड है ग्रिम, जहां तक मैं समझता हूं कि ये भयावह ही होता है जो आपने बोला है, और ये अच्छी बात नहीं है, और ऐसा हो सकता है और हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाएंगे कि ये कब हुआ। और दूसरी बात ये है कि ये इसमें जो सारी जो वो हैं रुकावटें हैं कि वैक्सीन को डिफाई करेगा, टेस्ट को भी डिफाई कर सकता है, तो वो सब होंगी, तो हमें ऐसा मौका आने नहीं देना चाहिए। फिर मैं वही बात पे आऊँगा जो आपने कहा, सावधानियों की आवश्यकता है। इसमें थोड़ा 2 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस रखना, मास्क लगाना, भीड़ में न जाना, एक इकट्ठे कमरे में बैठ के खाना न खाना, और अपने को हष्ट-पुष्ट रखना, दोनों डोज वैक्सीन की ले लेना, और तीसरी जैसी आए लपक के ले लेना। 2 साल से तो हम आप यही समझा रहे हैं डॉक्टर साहब, समझने वाले कुछ की तादाद तो ज़्यादा नहीं रही, कम ही रही। नहीं, जिन्होंने समझा उनको फ़ायदा हुआ है, ऐसा नहीं है, और जो नहीं समझे तो वो उसको तो कोई समझा नहीं सकता। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप बैठ के जैसे याद दिलाते रहते हैं, आपको ये काम अब ज़्यादा जल्दी करना पड़ेगा और लोगों को सचेत करना पड़ेगा, क्योंकि लोग थोड़ा कैजुअल हो गए हैं, वो थक गए हैं। थक क्यों गए भाई? हाँ। अपनी सेहत के लिए कोई थकता है? सेहत के लिए तो थकने का शब्द ही नहीं है। खाना खाते हुए कोई नहीं थकता, रोज खाना खाता है। शौच जाने के लिए कोई नहीं थकता, तो कोरोना से बचने के लिए क्यों थक रहे हैं, क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं? थोड़े दिन की बात है। 2024 विल बी द एंड ऑफ दिस वायरस, आई कैन से, नॉट लाइक एज ए ज्योतिषी बट एज ए डॉक्टर। बट अभी इसके लिए संभलने की बहुत ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। बच्चों को बचाने की ज़रूरत है, जैसे डॉक्टर्स ने कहा, और हमें खुद मास्क लगाने की ज़रूरत है। ऑलराइट, विवेक साइलर जी, मैंने खबर पढ़ी है कि पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की पत्नी और उनकी बेटी कोरोना पॉजिटिव है। क्या आप बता सकते हैं उनकी तबीयत कैसी है? नहीं, मुझे कोई बहुत ज़्यादा विशेष जानकारी इसमें नहीं है, लेकिन मैं बस यही कह सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ईश्वर करे वो दोनों जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। बल्कि मैं तो ये कामना करूँगा कि हिंदुस्तान में जिसको भी कोरोना हो वो जल्दी से स्वस्थ होकर अपने घर जाए, क्योंकि सिचुएशन जो है वो बहुत ही ख़राब है और इस पर राजनीति तो एक तरह से नहीं होनी चाहिए। और सरकार से मैं दरख्वास्त करूँगा, इल्तिजा करूँगा, निवेदन करूँगा कि इसमें इस समय राजनीति छोड़ के कम से कम जो प्रदेश में ये दस्तक दे रहा है या देश में जो कोरोना दस्तक दे रहा है उस पर ज़्यादा चिंता करें, क्योंकि किसी भी सरकार का ये दायित्व होता है विजय जी कि वो अपने लोगों की रक्षा करे। लेकिन आज संजय चौधरी साहब ने एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल बात यहाँ कही। उन्होंने कहा कि पिछली बार उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी हुई थी, लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देखिए तो लोकसभा में खड़े होकर कहा कि हिंदुस्तान के अंदर ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। नहीं, वो तो यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दिया है कि बिना ऑक्सीजन के कोई नहीं मरा जी, ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। तो इस लेकिन हमने तो सड़कों पे लोगों को तड़प कर मरते देखा है। लोग पेड़ों के नीचे बैठ के ऑक्सीजन के, हमने तो प्लांट के बाहर लोगों को तड़प कर मरते देखा है जी। तो जिस तरह से कालाबाजारी हुई, जिस तरह से पिछली बार जो वैक्सीन थी या फिर जो एंटीडोट्स थे उसमें किस तरह से कितने महंगे 40-40 हज़ार रुपए के एक इंजेक्शन बिके, तो सरकार को इसको अभी से तैयार हो जाना चाहिए, ऑर्डर्स देने चाहिए। अपोजिशन के नाते आपका काम है नजर रखना। बिल्कुल, नजर भी रखेंगे और सरकार को बताते भी कि आप नजर रखेंगे इस बार जी, बिल्कुल एकदम। ऑलराइट, डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी के पास चलते हैं। डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी, इस वायरस के नए संस्करण यानी ओमिक्रॉन को लेकर सरकार को क्या करना चाहिए और समाज को क्या करना चाहिए? इन दोनों का क्या सरोकार होना चाहिए? देखिए, अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 ही तरीके हैं। एक है सोशल वैक्सीन, तो जनता को तो चाहिए कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा पालन करे, मास्क लगा के रखे, नाक मुंह आँख को बार बार हाथों से नहीं छूना है, फिजिकल या सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है। तो ये सबसे जरूरी है। जैसे डॉक्टर बली ने कहा, ये सारे नए वेरिएंट से भी बचा के रखेगा। नंबर 2, सरकार को चाहिए, जैसे बहुत सारी सरकारें कर भी रही हैं, जितने भी राजनीतिक रैलियां हो रही हैं, धर्म आयोजन हो रहे हैं, पब्लिक गैदरिंग्स हो रही हैं, उन सबको समय के लिए, इस बार आपने देखा लोग किस तरह शादी के लिए खून के प्यासे थे। आपने देखा इस बार किस तरह से शादियों के लिए मतलब मैडनेस था। एक दिन में मतलब 40-40 हजार शादियां लखनऊ में हुई। आपको पता है नोएडा में भी वही हालात रहे। और उसके अंदर कोई भी मास्क नहीं पहन रहा था। हाँ। सबसे बड़ी बात थी, कोई भी मास्क नहीं पहन रहा था। अरे तो मास्क को दोबारा थोड़ा स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा। फैशन और खाना अलग से है जी, बिल्कुल। और दूसरा सबसे बड़ा जो सरकार इसको करना चाहिए समय, सबसे नंबर 1 कि जो NIB है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे है, और जो NTAG है, जो उनका नेशनल टास्क फोर्स है इम्यूनाइजेशन पे, उसको एक क्लियर कट
वक्तव्य देना चाहिए कि हमारी करंट वैक्सीन की क्या एफिकेसी है इस नए वेरिएंट के खिलाफ, चाहे वो कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन। नंबर 2, बूस्टर डोज की पॉलिसी को तुरंत रोल आउट करना चाहिए। नंबर 3, बच्चों के लिए वैक्सीन को तुरंत रोल आउट करना चाहिए, ऑलरेडी अप्रूव्ड वैक्सीन है। नंबर 4, हमें ये देखना चाहिए कि हम लोग आगे के लिए, फ्यूचर के लिए कितना तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कितना डेवलप्ड है। जब हम बात करते हैं विदेशों की, ब्रिटेन की और यूएस अमेरिका की करते हैं, इनकी जो जीडीपी का 10 से 15% ये लोग हेल्थ केयर पे खर्च करते हैं, हम लोग सिर्फ 2% कर रहे हैं, और इससे पहले 70 साल तक सिर्फ 1% डॉक्टर साहब, खर्च कर ईश्वर रहे न थे। करे तो कि इसलिए वहां कहीं जितने ना कहीं केसेस इसमें मिल रहे बहुत हैं ज्यादा हमारे यहाँ मिले। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि ना मिले, वरना लोग फिर नदी किनारे लाशें लेटी मिलेंगी आपको। जी, तो इसीलिए अब टेस्ट, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी बात है, टेस्टिंग बहुत कम हो रही है, तो दोबारा टेस्टिंग पे जोर देने की जरूरत है। जितने भी पेशेंट ILI के, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के हैं, जिनको खांसी जुकाम बुखार है, उन सबकी टेस्टिंग थोड़ी रैंप अप करनी पड़ेगी, क्वारंटाइन रैंप अप करना पड़ेगा, ट्रेसिंग रैंप अप करनी पड़ेगी, आइसोलेशन और अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, बहुत प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट में फोकस करना पड़ेगा। तो अगर इन सब चीजों पे ध्यान रखेंगे तो शायद हम इस वेव को डिले कर सकते हैं या इससे होने वाले जान माल के नुकसान को कम कर सकते हैं। अदरवाइज ये तो आनी है, लेकिन हमें किस तरह से इससे मैनेज करना है वो देखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। और डॉक्टर प्याली, आप क्या सजेस्ट करती हैं विशेष तौर पर बच्चों के लिए? तो 5 बोले, मैं तो छठा और ऐड करूंगी उसमें। लोग, जैसा आपने बोला ब्रजेश जी, थक चुके हैं मास्क से और 2 साल के आइसोलेशन से। आपसे भी कहते होंगे। वो थक चुके हैं मेंटली, वो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में गए हैं, बच्चे भी गए हैं, या तो बहुत एग्रेसिव हो गए हैं या डिप्रेशन में चले गए हैं। तो ये चीज़ें तो सामने आई हैं। जहां हम बात कर रहे हैं अवेयरनेस की, अवेयरनेस फैलाने में कोई कमी नहीं, आपकी मीडिया ने भी बहुत अवेयरनेस फैलाया है, पर एक इंसान सोशलाइजेशन के बगैर इतने देर तक उसको रोके रखना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी, आप कितना भी लॉ बना लें, लॉ का बाई लॉ बन जाता है। तो आप कहते हो मास्क पहनो, वो थोड़ा नाक से उतारेगा, थोड़ा मुंह से उतारेगा, गले में टंगा होगा। तो ऐसी स्थिति में हमें कोई ऐसा तरीका सोचना पड़ेगा जिससे एनफोर्स किया जाए कि लोग मास्क पहने, लोग डोजेस लें। मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे यहाँ लोग नकली कोविड के वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट्स लेके आए हैं। जब हमने उसको स्कैन किया है तो हमने देखा है कि स्कैन के नाम पे किसी और का नाम आ रहा है, और ये नकली ये भी एक व्यवसाय हो गया है कि आप एक नकली सर्टिफिकेट बना के किसी और के सर्टिफिकेट पे दिए दे रहे हैं। जान को लोग जोखिम में डालते हैं, मेरी समझ में नहीं आता भाई। इन लोगों को एटलीस्ट कोई ऐसा, देखिए, इट इज नॉट द severity of the punishment that actually deters, it is the surety of the punishment। अगर आप कह दें हम पेट्रोल पंप में नहीं देंगे पेट्रोल अगर आप नहीं लगाओगे, तो वो शायद फॉलो हो जाए, और नहीं ही दें तो श्योरिटी अगर बन जाए ना कि हमें इसके लिए परेशान होंगे हम या दंडित होंगे, तब जाके काम होगा। आप कितनी भी सिवियरिटी कर दो कि ये 2 साल कर देंगे, 3 साल कर देंगे, लोग नहीं मानेंगे उसको, क्योंकि वो तो पालन ही नहीं होता है फिर। ऑलराइट, बच्चों में आप किस प्रकार का बिहेवियर पा रही हैं इस वक्त? बच्चों में किस तरह की शिकायतें? बच्चों को तो आप जितना भी कहो कि मत जाओ, बच्चा निकलने की कोशिश करेगा, तो बच्चे को घर में एंगेज्ड रखने के लिए माँ बाप को, घर वालों को काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा। उनके साथ बैठें, उनको समय दें, उनके बारे में बीच बीच में उनको जागरूक करें, उनके साथ कुछ खेलें, उनको कहानियाँ सुनाएं, कुछ करके बच्चों को, या फिर ऑनलाइन हॉबीज प्रमोट करें। एक और महत्वपूर्ण मसला है, तमाम लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, ऑनलाइन सवाल आ रहे हैं आपके लिए। एक सवाल आया है कि क्या ये सही वक्त है कि हम बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज खोल दें? इस वक्त तो अब हम शायद फिर से ऑनलाइन की तरफ ही बढ़ रहे हैं। बच्चे वैक्सीनेटेड हैं नहीं, ओमिक्रॉन 4 गुना तेजी से फैल रहा है, बच्चे उसकी चपेट में आ सकते हैं। स्पेशली जिनके बच्चे थोड़े ओबीज हैं, थोड़े ज़्यादा हेल्दी हैं, उनमें ये खतरा पैदा कर सकता है। व्हाट्स योर रिकमेंडेशन, स्कूल खोलना चाहिए या नहीं? अब धीरे धीरे हमें ये सोचना चाहिए कि स्कूल बंद करने हैं या खुले रखने हैं। इस पे तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को मनन करना पड़ेगा, क्योंकि इट्स नॉट अ मैटर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये हेल्थ इमरजेंसी है, इससे हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के भरोसे नहीं रह सकते। हम आप जैसे एक्सपर्ट के भरोसे हैं। जी, हम तो यही कहेंगे कि अब धीरे धीरे इसके भी आफ्टर इफेक्ट्स आए थे कि आपने स्कूल बंद किए थे,
और उसकी वजह से काफ़ी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बच्चों को हुआ है। तो ये तो सोचना पड़ेगा, डिबेट करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि किस तेज़ी से ये उत्तर प्रदेश में फैल रहा है, और अगर इस तेज़ी से फैला तो हम फिर से उसी तरफ जा रहे हैं कि स्कूल बंद करके ऑनलाइन की तरफ जाना पड़ेगा। ओके, हिलाल नकवी साहब, आपका सजेशन क्या है? पहले तो मैं आप सभी पॉलिटिकल पार्टी से कहना चाहता हूं कि इसके पहले ये खतरा और हम पर आफत बनकर टूटे, आप लोग एक टेबल पे बैठिए, सत्तारूढ़ दल भी, अपोजिशन भी, बैठकर कोई एक कॉमन एक्शन प्लान बनाइए। सही जी ब्रिजेश जी, हमने भी यही बात कही थी आपसे कि सबको साथ में बैठ करके बात करनी होगी, वरना दिक्कतें होंगी। दूसरा ये कि हम सरकार से कहेंगे कि जो पिछली गलतियां हुई हैं उनको छुपाने की जगह या वो कोई रिपोर्ट दिखा करके बताने की जगह कि नहीं हमने अच्छा किया है, अच्छा करने की कोशिश करें, उससे बेहतर करने की कोशिश करें, उससे सबक लें। देखिए, गलती किसी से भी हो सकती है, ये एक नए तरह की बीमारी है, उसको डील करने में हो सकता है कहीं के पर हमसे कोई चूक हो गई हो, लेकिन अगर आप उसको मानेंगे नहीं तो आप फिर से वही गलती करें। और साथ ही साथ जो कमियां हैं, जो मेडिसिन की कमी हुई है, जो ऑक्सीजन की कमी हुई है, जिस तरह से बेड्स की कमी हुई है, उसके लिए अभी से अगर तैयारी की जाएगी तब होगा। जिस वक्त आ जाएगा ये वेरिएंट जो है तेजी से फैलना लग जाएगा, उस वक्त आप किसको किसको संभालेंगे, ये बहुत दिक्कत की हो जाता है। अभी बिल्कुल सही समय है, पूरी तरह से हमको एक युद्ध स्तर पे तैयार हो करके और इसका सामना करना होगा। और सिर्फ ये कह देना कि सामाजिक जिम्मेदारी, इससे आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। ऑलराइट, आप सबका मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि एक बेहद महत्वपूर्ण सामाजिक मसले पर, बल्कि इसे यूं कह लें कि एक हेल्थ इमरजेंसी के मसले पर आप सब ने अपनी अपनी महत्वपूर्ण राय और विचार व्यक्त किया एज ए एक्सपर्ट, एज ए पॉलिटिशियन। बहुत शुक्रिया आप सभी का, और आप सबका भी बहनों भाइयों धन्यवाद। कृपया सावधानी बरतें, सतर्कता बरतें, खुद भी बचिए, अपने बच्चों भी बचाइए, परिवार बचाइए, समाज बचाइए, प्रदेश और देश बचाइए, दुनिया भी बचाइए। धन्यवाद।